हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष और मैं लेके आया हूं एक नया लेक्चर आपके सामने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न एजुकेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, बी आर अम्बेडकर। इनको हम पढ़ेंगे एज अ पॉलिटिकल थिंकर। निधि श्री एकेडमी ने बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर और मोरल थिंकर्स जो आपके एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग ने एक्सटेंसिव वीडियोस बनाए हैं। चाहे वो जेपी नारायण हो, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, औरोबिंदो घोष हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हम लोग ने सब कुछ बहुत कायदे से, बहुत डिटेल्ड में आपको पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि मोरल थिंकर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस के ये एकदम हॉट टॉपिक्स रहते हैं हमेशा, हर बार। तो आज हम लोग बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे। इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या सोचना था, कास्ट के बारे में, जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इनके क्या थॉट थे। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, तो बने रहिए। तो इनके जीवन के बारे में, अम्बेडकर साहब के जीवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं बेहद, बहुत ही संक्षेप में। इनका जन्म हुआ 1891 में मऊ, इंदौर के पास। इनके फादर जो है आर्मी में सूबेदार थे। इनके फादर का नाम था रामजी अम्बेडकर। ये ब्रिटिश मिलिट्री में सूबेदार के पद पे थे। तो इकोनॉमिकली वो इतने ख़राब स्थिति में नहीं थे। एक अच्छा खासा परिवार था, मिडिल क्लास मान सकते हैं आप। और चूँकि इनके फादर मिलिट्री में थे तो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता था। अम्बेडकर साहब जो है पैदा हुए मऊ में, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो इन्होंने शुरुआती दौर पे स्कूल अपना एल्फिंस्टोन हाई स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पे ये एक लौते दलित स्टूडेंट थे। और ऐसा बताया जाता है कि जो एल्फिंस्टोन में जो संस्कृत का टीचर था, वो अम्बेडकर जी को क्लास के अंदर नहीं बैठने देता था। वो उन्हें क्लास से बाहर निकाल देता था, क्योंकि वो एक दलित समाज से आते थे, महार कास्ट से आते थे, जो अनटचेबल मानी जाती थी उस समय। उनके लिए पीने के लिए अलग मटका था, ताकि बाकी स्टूडेंट्स उस मटके को ना छुएं जिस मटके से वो पानी पी रहे हैं। तो जिस इंसान ने बचपन से ही इतने डिस्क्रिमिनेशन झेले हो, तो कॉन्शियंस पैदा कैसे होती है? कॉन्शियंस ऐसे ही पैदा होती है कि भाई आगे जाके मुझे क्या करना है। उनके जीवन का जो कार्डिनल ट्रेट था, अम्बेडकर के जीवन का जो कार्डिनल ट्रेट था, वो यही था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इतना झेला था। बाद में हालांकि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डबल मास्टर्स, डबल पीएचडी किया। और बाद में जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए संविधान बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन के गए, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बी आर अम्बेडकर थे। तो उनकी लाइफ जो है कोई एक सपनों से, मतलब बहुत कुछ सीखने वाली भी है, और एक तरह से देखा जाए तो सपनों से परे इनकी ज़िंदगी है। कोई सोच नहीं सकता इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का। बाकी उनकी जो पॉलिटिकल उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री भी है कि वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए, उसके बाद वो इंपीरियल काउंसिल तक पहुँचे, वाइस रॉय के वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा थे, लेबर मिनिस्टर थे 1942 से 46 तक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए, फिर आज़ाद भारत में ये लॉ मिनिस्टर बने, देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे। तो इनकी लाइफ स्टोरी जो है वो अपने आप में बहुत शिक्षाप्रद है। लेकिन हम लोग जो है इनके हिस्ट्री से और इनकी लाइफ से हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना है उनके पॉलिटिकल थिंकिंग से। तो अब आगे के स्लाइड्स में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थॉट्स। तो अम्बेडकर जी के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड थे अम्बेडकर। एक तो एडविन सेलिगमैन, ये फेबियन सोशलिस्ट हैं। और दूसरा है ये काफ़ी बड़े फ़िलोसफ़र हैं, आयरिश फ़िलोसफ़र हैं, एडमंड बर्क, ये कंज़र्वेटिव थे। तो अब बी आर अम्बेडकर जो है कंज़र्वेटिव तो ज़रा भी थे नहीं, बट वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। अम्बेडकर जो है कास्ट के अगेंस्ट थे, और उन्होंने रिलीजन को डिफेंड किया है बाय कोटिंग एडमंड बर्क। उन्होंने बहुत लोगों को पढ़ा था, उन्होंने मार्क्स को भी बहुत पढ़ा था, सेलिगमैन को पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें, पर्शियन उनको बहुत अच्छे से आती है, बहुत सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ पढ़ी थी अम्बेडकर ने। लेकिन वो हर जगह से कुछ ना कुछ उन्होंने कैप्चर किया।
कंजर्वेटिव वो ज़रा भी नहीं थे। अंबेडकर कम्युनिस्ट भी नहीं थे, हालांकि उन्होंने मार्क्सिज्म बहुत पढ़ा है, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं थे, क्योंकि कम्युनिज़्म जो है बिलीव करता है वायलेंस पर, और अंबेडकर जो है बिल्कुल ही नॉन वायलेंट आदमी थे। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग है वो काफ़ी हद तक नेहरू जैसी थी, यानी कि वो भी फेबियन सोशलिज्म की ओर झुके हुए थे अंबेडकर। एडमंड बर्क का उन्होंने कैसे यूज़ किया रिलीजन को डिफेंड करने के लिए, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो अगर एक लाइन में बोली जाए अंबेडकर की पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, तो उनके ही शब्दों में कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। अगर आपने जनता को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया, अपनी सरकार अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दे दिया, बट समाज में ही समरसता नहीं है, समाज ही बराबर नहीं है, समाज अभी भी बटा हुआ है कास्ट के चक्करों में और क्लास के चक्कर में, तो इस तरह की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आप दे देंगे और विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, तो कुछ ऐसा सीन दिखेगा जहाँ पे जो हैव्स हैं यानी कि जो रिच हैं वो बराबर हो जाएंगे, और हैव नॉट्स यानी कि जो पुअर हैं या जो मार्जिनलाइज्ड है, या कास्ट के सिस्टम में कहा जाए तो जो डिप्रेस्ड हैं, वो डिप्रेस्ड ही रह जाएंगे। तो आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल डेमोक्रेसी मेक्स इक्वल्स मोर इक्वल एंड द अनइक्वल्स इक्वल, मतलब समाज में जो अनइक्वल हैं वो सब आपस में बराबर हो जाएंगे, और जो हैव्स हैं वो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सोशल डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एटलीस्ट। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी क्या है? ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें 3 प्रिंसिपल जो है निहित होने चाहिए: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन अगर आप इसको सरल शब्दों में समझें तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्री विल, यानी कि रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम। इक्वालिटी आप समझ ही गए, और फ्रेटर्निटी का क्या अर्थ है? भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी होनी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, तभी सॉलिडेरिटी हो सकती है किसी समाज में, अदरवाइज समाज टूट जाएगा। ठीक है, अगर समाज में फ्रेटर्निटी नहीं है, सिर्फ लिबर्टी और इक्वालिटी है, तो इस इक्वालिटी और लिबर्टी को इम्पोज किया जाएगा। सोसाइटी अपने आप नहीं चलेगी, उसको ऊपर से इम्पोज करना पड़ेगा कि हाँ भैया आप लोग इक्वल हो, अंदर से तो कोई इक्वल है ही नहीं ना। तो फ्रेटर्निटी भी बहुत ज़रूरी है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन अराइज ओनली फ्रॉम डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एंड अ सोसाइटी रिडन विथ कास्ट इज़ अ बिग इम्पेडिमेंट इन रियलाइजिंग इट्स ट्रू वैल्यू। डेमोक्रेसी की हम लोग ट्रू वैल्यू नहीं रियलाइज़ कर सकते जब तक कि सोशल इनइक्वालिटीज़ बनी हुई हैं सिस्टम में। ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड व्हेन कंसेप्ट ऑफ वन मैन वन वोट ट्रांसलेट्स इनटू वन मैन वन वैल्यू। डेमोक्रेसी का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि वन मैन वन वोट, एक इंसान है तो एक ही वोट है, एक ही वोट देगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, वन मैन वन वोट। अंबेडकर ये कहते हैं कि वन मैन वन वोट तो है, लेकिन हर मैन की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए। हर वोट की अगर वैल्यू सेम है तो हर इंसान की वैल्यू क्यों नहीं सेम है? इसको इस तरह से समझिए, आसान शब्दों में समझिए कि जब आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि एक है, ठीक है, तो वोटर्स के बीच में ऊंच नीच क्यों? जब चुना गया प्रतिनिधि एक है तो सारे वोटर्स भी तो बराबर हैं। हर वोटर की अपनी एक वैल्यू है ना, वो वैल्यू सेम क्यों नहीं हो सकती? ये सेम तब हो सकती है जब जो प्रिविलेंट कास्ट सिस्टम हो उसमें कुछ सुधार आए, ठीक है, या डिप्रेस्ड क्लास जैसी कोई क्लास ना बचे सोसाइटी में, तब तो जस्टिस प्रिवेल होगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये है उनके पॉलिटिकल थॉट, या डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं अंबेडकर, उसके बारे में ये है। कास्ट सिस्टम, अगर अंबेडकर की विचारधारा जानना है आपको जाति प्रथा के बारे में, तो उनकी एक बुक है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, वो ज़रूर पढ़ें। अंबेडकर वेहमेंटली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड हिज एनाइलेशन ऑफ कास्ट इज़ हिज मोस्ट रिनाउंड वर्क ऑन द सब्जेक्ट। और ये एनाइलेशन ऑफ कास्ट इतनी गज़ब की बुक है कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल से। इतनी फैंटेस्टिक बुक है। इस बुक में इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कास्ट सिस्टम
और वो सारे ग्रंथ जो कास्ट सिस्टम को लेजिटिमाइज करते हैं उनको रेशनली काउंटर किया है। और इस एनाइलेशन ऑफ कास्ट की एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। ये एक्चुअली एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। जात पात तोड़क मंडल, एक ये मंडल हुआ करता था, जात पात तोड़क मंडल लाहौर का। इन्होंने अंबेडकर को भाषण के लिए बुलाया कि आप जाति प्रथा पर और रिलीजन पे कुछ भाषण दीजिए। ये अपना भाषण तैयार करके ले गए। जब वहाँ के संयोजकों ने उनके स्पीच को रिव्यू किया तो उन्हें लगा कि भाई आपकी स्पीच तो हिंदू विरोधी है, इसको थोड़ा सा ट्वीक कीजिए और फिर बोल दीजिए। अंबेडकर ने कहा कि मैं अपनी स्पीच को ज़रा सा भी चेंज नहीं करूँगा। तो उनकी ये स्पीच जो है वो अनडिलीवर्ड रह गई। वो भाषण तैयार करके तो ले गए थे लेकिन भाषण दे नहीं पाए। तो बाद में उन्होंने इस पूरी बुक को पब्लिश किया, मतलब अपने भाषण के संग्रह को पब्लिश कर दिया इसी नाम से, एनाइलेशन ऑफ कास्ट नाम से। तो ये है बुक और ये है कहानी। अब कास्ट के बारे में अंबेडकर क्या कहते हैं? कास्ट में लीड टू कंडक्ट सो ग्रॉस एज टू बी कॉल्ड मैंस इनह्यूमैनिटी टू मैन। अ कास्ट बाउंड एंड कास्ट रिडन सोसाइटी इज़ डिवॉइड ऑफ एनी वर्च्यू। अगर एक इंसान का एक्सप्लॉइटेशन दूसरे इंसान पर देखना है तो आप कास्ट सिस्टम में उतर कर देखिए कि किस तरह से डिप्रेस्ड क्लास का दोहन होता है। ठीक है। कास्ट सिस्टम लेजिटिमाइज्ड बाय मनुस्मृति क्रिएट्स डिवीजन ऑफ लेबरर्स इन द नेम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मनुस्मृति कहती है कि भाई कास्ट सिस्टम का यूज़ इसलिए है क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है, बल्कि असल में डिवीजन ऑफ लेबरर्स करता है, ना कि डिवीजन ऑफ लेबर। अंतर क्या है दोनों में? डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाइज ऑप्टिंग एन ऑक्यूपेशन वॉलेंटरीली ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओन स्किल सेट एंड एप्टीट्यूड। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो भी मेरी योग्यता है, जो भी मेरी समझदारी है, उसके हिसाब से मैं कोई काम पकड़ूँ कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन डिप्रेस्ड क्लास को मीनियल काम थोपे जाते हैं, छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, चाहे वो स्कैवेंजिंग करना हो, साफ़ सफाई करना हो, ये काम वो करना नहीं चाहते, उन पे ये काम मढ़े गए हैं। दिस इज़ डिवीजन ऑफ लेबरर। इस पे स्किल सेट वगैरह कुछ नहीं है। एंड ईच कास्ट हैज़ इट्स ओन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन एंड मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट आर नॉट अलाउड टू चूज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर कास्ट। जो भी कास्ट का मेंबर है वो दूसरे कास्ट का ऑक्यूपेशन नहीं चूज़ कर सकता। एक क्षत्रिय जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो लिबर्टी भी ख़त्म हो रही है, फ्री विल तो है ही नहीं। तो इस कास्ट सिस्टम को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए महाद सत्याग्रह किया गया। ड्यूरिंग महाद सत्याग्रह ऑन 20 मार्च 1927 ही बर्न कॉपीज ऑफ मनुस्मृति पब्लिकली एंड शोड हिज अवर्जन टू कास्ट सिस्टम। महाद जो है एक जगह है, बॉम्बे में है, कोलाबा के पास। वहाँ पे महाद सत्याग्रह किया गया और ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था। और ये 20 मार्च 1927, याद रखें, खासकर 20 मार्च, क्योंकि 20 मार्च को सोशल एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है। तो ये महाद सत्याग्रह हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। He argued caste should not be defended on the basis of purity of blood because there is hardly a class or caste which has not foreign stain in it। जो इस तरह की बातें लिखी हैं हमारे स्मृतियों में कि भाई जो अपर कास्ट है वो प्योर ब्लड है, लोअर कास्ट है इम्प्योर ब्लड है। तो ये प्योरिटी ऑफ ब्लड कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे देश में आदिकाल से फॉरेन के लोग हम पर आक्रमण करते आए हैं, चाहे वो कुषाण हो, चाहे हूण हो, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, पार्थियन हो, साक हो। इन्होंने हम पर हमला किया और ये हमारे देश में ही एसिमिलेट हो गए। बहुत सारी जो फॉरेन ट्राइब्स हैं उनको हमने क्षत्रिय बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वॉरिंग क्लास थी, वो इंडिया में ही सेटल हो गए, एसिमिलेट हो गए, उनको क्षत्रिय का दर्जा मिल गया। उन्होंने खूब इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की। ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्योर ब्लड का है इंडिया में, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा एक रेशनल, जो कहते हैं ना, तर्क था अंबेडकर का। पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। अच्छा, द कास्ट सिस्टम क्लियरली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड इंडिविजुअल्स ऑक्यूपेशन इज़ नॉट चोजन बट इम्पोज्ड। ये तो हमने पिछले स्लाइड में देखा ही कि एक कास्ट सिस्टम के अंदर एक इंसान अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन नहीं ले सकता। जात के हिसाब से ऑक्यूपेशन डिवाइडेड है, तो डिवीजन ऑफ लेबरर है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं। द लॉयल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टूवर्ड्स द कास्ट, प्लस कास्ट सिस्टम डज नॉट अलाउ को मिंगलिंग। भाई आप अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन नहीं चूज़ कर सकते, तो लिबर्टी तो आपके पास है नहीं।
प्लस ये जो कास्ट सिस्टम है वो बेहद वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। यहाँ मिक्सिंग अप का चांस नहीं है, को मिंगलिंग का चांस नहीं है। कास्ट सिस्टम डज नॉट अलाउ एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब आप अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते। इंटर कास्ट मैरिज को नहीं अलाउ करता हमारा हिंदू धर्म। मिक्सअप अमंग कास्ट इज लिमिटेड एंड हेंस लीव्स लिटिल रूम फॉर फ्रेटर्निटी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटर कास्ट मैरिज होंगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ब्राह्मण और आपकी शादी हो गई एक लोअर कास्ट लड़की से, ठीक है, नाउ यू विल नेवर लुक डाउन अपॉन दैट पर्टिकुलर कास्ट, क्योंकि अब तो आप लोग संबंधी हो गए ना। तो किसी भी सोशल सिस्टम में ये जो इंटर कास्ट मैरिज है ना, जो मिक्सिंग अप है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और B.R. अम्बेडकर ने भी इंटर कास्ट मैरिज पे बहुत बल दिया है। जब तक एक कास्ट दूसरे कास्ट के घर नहीं जाएगी तब तक फ्रेटर्निटी नहीं होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कहे कि भाई हाँ कास्ट का किस तरीके से विरोध किया, तो कास्ट का विरोध इसलिए किया क्योंकि डेमोक्रेसी के तीनों प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के अपोज में जाता है कास्ट सिस्टम। और पॉइंट बाय पॉइंट अम्बेडकर ने प्रूव किया कि कैसे इक्वालिटी को कर्ब कर रहा है कास्ट सिस्टम, कैसे फ्रेटर्निटी का गला घोट रहा है, कैसे लिबर्टी को किल कर रहा है। अब कास्ट सिस्टम से रेमेडी क्या है? देखिए, अम्बेडकर का जो मैक्सिमम जो जीवन है वो कास्ट के खिलाफ फाइट करने में निकल गया। तो वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, इन पर इनके क्या व्यूज़ हैं वो अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो कास्ट सिस्टम से निकलने का एक ही तरीका है भैया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एंड दैट्स द ओनली रीज़न वाई ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि कोई दलित उम्मीदवार खड़ा होगा, उसको वोट भी दलित लोग ही देंगे। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट। और अब हम लोग बात कर रहे हैं पूना पैक्ट की, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। However, the demand was not fulfilled and he had to settle with joint electorate with reserved seats for Dalit. बाद में पूना पैक्ट हुआ और फिर उसके बाद गांधी जी में और अंबेडकर में समझौता हो गया और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए गए। रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला डिप्रेस्ड क्लासेस को, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब कोई भी वोट कर सकता है, जैसे आज की डेट में होता है, कुछ वैसा ही। तो ये पूना पैक्ट को समझना पड़ेगा। इसके समझने के पीछे रीज़न ये है कि पूना पैक्ट के बाद उस समय के दो महान नेता अंबेडकर और गांधी आमने सामने आ गए। अच्छा, अंबेडकर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड बहुत पहले से कर रहे थे। क्यों चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट? ताकि दलितों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, राजनैतिक सत्ता दलितों के हाथ में आ जाए। जब तक सत्ता नहीं आएगी सर, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो साउथ बोरो कमेटी का एक निर्माण हुआ था 1919 में। वो पूना पैक्ट के काफ़ी 12-13 साल पहले की बात है। साउथ बोरो कमेटी का एक गठन हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्हें रिकमेंडेशन देनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए। वहाँ पे भी अंबेडकर ने सजेस्ट किया था कि आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दें और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें दलितों को। हालांकि इस चीज़ को, इस डिमांड को नहीं माना गया। बाद में आ जाते हैं हम लोग 1932 की तरफ, जब कम्युनल अवार्ड्स दिए गए बाई द देन प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड। भाई ऐसा था कि मुस्लिमों को तो पहले से ही मिल चुका था सेपरेट इलेक्टोरेट, बाद में आ गया तो एंग्लो इंडियंस को मिल गया, क्रिश्चियंस को मिल गया, सिख को मिल गया, बट डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं मिल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट। फाइनली 1932 में इनको भी मिल गया। अब जैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट असाइन हुए डिप्रेस्ड क्लासेस पर, तैसे ही कांग्रेस भड़क गई। और उस समय थे गांधी जी जेल में, और गांधी जी अपने फास्ट पर चले गए, फास्ट अनटू डेथ तक। ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि कम्युनल अवार्ड्स बाय राम से मैकडोनल्ड वेयर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वाज अनाउंस्ड, बट दिस डिसीजन वाज रिफ्यूटेड विद ब्रूट फोर्स बाय गांधी जी, रिजल्टेड इनटू पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट फिर साइन हुआ। गांधी जी उस समय जेल में थे, तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता साइन हुआ, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया गया, रिजर्वेशन को जारी रखा गया और जॉइंट इलेक्टोरेट की बात हुई। ठीक है, अब वैचारिक रूप से जो है अम्बेडकर और गांधी के विचार भी भिन्न थे। वैचारिक रूप से इनमें अंतर था। क्या अंतर था देखते हैं। तो अम्बेडकर वॉज इन फेवर ऑफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम,
मतलब कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। वाइल गांधी वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, गांधी जो है चतुर्वर्ण सिस्टम के पक्ष में थे और स्टॉन्च सपोर्टर थे, डिफेंडर थे। दूसरा पॉइंट ये है कि अंबेडकर प्रेफर्ड अ राइट बेस्ड अप्रोच वाइल गांधीज अप्रोच वॉज थ्रू फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। देखिए, अंबेडकर ये चाहते थे कि दलितों को भी वो सारे अधिकार मिले जो सोसाइटी में अन्य लोगों के पास है, तभी सोशल जस्टिस की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दलितों को इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करें। गांधी जी का अप्रोच कुछ और था। गांधी जी कह रहे थे कि भाई दलितों पर अत्याचार किया है अपर कास्ट लोगों ने, तो अगर अपर कास्ट लोग दलितों की सेवा करने लगे और उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, चेंज ऑफ हार्ट, तो इससे मामला सुलझ सकता है। दूसरी चीज़, गांधी जी का ये भी कहना था कि जैसे अनटचेबिलिटी है वो हिंदुइज्म के ऊपर एक कैंसर जैसा है। तो जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो हम कैंसर को ख़त्म करते हैं, इंसान को नहीं ख़त्म करते। तो आप चतुर्वर्ण को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आप अनटचेबिलिटी को ख़त्म कीजिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर द कास्ट क्वेश्चन इज़ अ पॉलिटिकल इशू। अंबेडकर के हिसाब से जो ये पूरा कास्ट सिस्टम है ये एक पॉलिटिकल इशू है, राजनैतिक विषय है। डिप्रेस्ड क्लास को डिप्रेस्ड रखा गया है ताकि उनके ऊपर अपर कास्ट की हेजेमनी बनी रहे, भाई उनको ऊपर राज किया जा सके, उन पे शासन किया जा सके, इसलिए डिप्रेस्ड क्लास डिप्रेस्ड है। एंड ही वांटेड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, वाइल फॉर गांधी इट वाज अ सोशल इशू। गांधी जी के हिसाब से जो कास्ट है वो एक सोशल इशू है। अंबेडकर एलिज्ड गांधी ऑफ यूजिंग दलित्स फॉर पॉलिटिकल माइलेज। अच्छा, इसके बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अंबेडकर ने गांधी जी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों का इस्तेमाल किया जस्ट फॉर पॉलिटिकल माइलेज। कांग्रेस ने मुस्लिमों को तो अपीज़ किया, दलित को कभी अपीज़ नहीं किया, दलित को बस अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया है। ठीक है। हरिजन सेवक संघ फॉर्म्ड बाय गांधी हैड नो मेंबर फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लास इन इट्स एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी। 1932 में जब इन्होंने हरिजन सेवक संघ फॉर्म किया गांधी ने, तो उस सेवक संघ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें एक भी हरिजन नहीं थे। प्लस ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस को उन्होंने हरिजन यानी भगवान का बंदा कहकर संबोधित करना शुरू किया, इस चीज़ का भी अंबेडकर ने विरोध किया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शेनैनिगन है, ये सब होक्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को दलितों से कोई मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस ये लोग दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ऐसा अंबेडकर का आरोप था। और राजनीति में क्या है, इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। गांधी जी के फेवर में भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है, गांधी जी के अगेंस्ट भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। सिमिलरली अंबेडकर के फेवर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अगेंस्ट में भी इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं। तो ऐसा चलता रहता है। तो अंबेडकर और गांधी में मूलभूत अंतर ये हैं। अगर बात कास्ट की आती है तो वैसे तो गांधी की सोच और अंबेडकर की सोच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उनके इकोनॉमिक्स में उन दोनों के थॉट अलग थे। गांधी जी जो है विलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहते थे, गांधीयन इकोनॉमी जो है ग्राम स्वराज पर आधारित थी। अंबेडकर की इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न सिटीज़ और बिग सिटीज़ पर आधारित थी। तो बहुत सारे ऐसे दोनों के बीच में विरोध थे। कास्ट को लेकर के डिफरेंसेस ये थे जो मैंने आपको बता दिए। प्लस एक अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। उस इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी जी की बहुत बुराई की है, काफ़ी बुराई की है। और वो उस इंटरव्यू में अंबेडकर ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो गांधी को महात्मा नहीं मानते। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा इस पर शोध करनी है तो आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये इंटरव्यू अंबेडकर का जो उन्होंने बीबीसी को दिया था, वो ज़रूर देखें। अब रिलीजन को लेकर के अंबेडकर की क्या सोच थी। अंबेडकर वॉज नॉट अगेंस्ट रिलीजन। अंबेडकर रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, अंबेडकर जाति व्यवस्था के अगेंस्ट थे। ही डिफेंड्स रिलीजन बाय कोटिंग एडमंड बर्क हु सेड दैट ट्रू रिलीजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, द बेसिस ऑन विच ऑल ट्रू सिविल गवर्नमेंट रेस्ट। तो किसी भी समाज का जो फाउंडेशन है, एक इंसान को समाज से जोड़ने का जो लिंक है वो रिलीजन है। तो रिलीजन तो हर सोसाइटी का बेस है, फंडामेंटल है। रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। और इन्होंने एडमंड बर्क को कोट किया जो कि कंजर्वेटिस्ट था
और ये बिल्कुल भी कंजर्वेटिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी रिलीजन की बात से वो सहमत थे। अम्बेडकर डिड नॉट कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, ही रिफर टू हिंदुइज्म एज मियर गाइडलाइंस और अ प्लिथोरा ऑफ कमांड्स गिवन टू फॉलोअर्स। अच्छा, अम्बेडकर के अनुसार हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, ये सिर्फ कमांड्स हैं, गाइडलाइंस है। कहने का मतलब है वे ऑफ लाइफ है। ही सॉ रिलीजन नॉट एज अ मीन्स टू स्पिरिचुअल सेल्वेशन ऑफ इंडिविजुअल सोल बट एज अ सोशल डॉक्ट्रीन फॉर इस्टेब्लिशिंग द राइटियस रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। देखिए, जो हिंदू धर्म है उसका अल्टीमेट एम क्या है? सेल्वेशन, मोक्ष। अम्बेडकर के अनुसार सेल्वेशन, किसी इंसान का मोक्ष जो है, ये फंडामेंटल एम नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल एम रिलीजन का ये होना चाहिए कि इंसान का इंसान में सौहार्द रहे, बस ये होना चाहिए रिलीजन का मेन एम। तो रिलीजन जो है एक तरह का सोशल डॉक्ट्रीन है जो हार्मनी स्थापित करती है सोसाइटी में। ही एडवोकेटेड दैट सेंटर ऑफ रिलीजन इज़ अ मैन। ठीक है, किसी भी रिलीजन का केंद्र बिंदु इंसान होना चाहिए। द बेस इज़ मोरालिटी, द एम इज़ सेकुलर वेलफेयर ऑफ मैन काइंड एंड द मीन्स इज़ राइटियस कंडक्ट एम्बेडेड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग देखें तो हिंदू धर्म का अल्टीमेट एम सेल्वेशन, और मीन्स क्या है, मतलब सेल्वेशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अम्बेडकर के अनुसार जो है सिर्फ एक ही तरीका है, अल्टीमेट एम किसी भी रिलीजन का है सर्विस टू मैनकाइंड, और तरीका एक है मोरालिटी। आप मोरल रहिए। ज्ञान कांड और ये कर्म कांड से कुछ नहीं होने वाला है। मोरालिटी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। द रिलीजियस टेक्स्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इनफॉलिएबल। उस समय आर्य समाज बड़े प्रचलन में था और उन्होंने एक अपना मोटो निकाला था कि वेदास आर इनफॉलिएबल, कि वेदास जो है अचूक है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो अम्बेडकर के अनुसार द रिलीजियस टेक्स्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इनफॉलिएबल एज इट किल्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर कोई चीज़ जो है अचूक है, गलत हो ही नहीं सकती, तो तर्क जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए अम्बेडकर को लगता है कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में या किसी भी ऐसे टेक्स्ट में जिसको एक बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी जनता फॉलो कर रही है, उसमें संशोधन होते रहना चाहिए, अमेंडमेंट्स होते रहना चाहिए, ताकि समय के साथ उसको परिवर्तित किया जा सके। अच्छा, अम्बेडकर के अनुसार हिंदूज आर स्लेव्स ऑफ वर्ण सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम गॉट सैंक्शन फ्रॉम हिंदुइज्म विच इन टर्न इज़ अ स्लेव ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट बुक्स। अम्बेडकर के अनुसार जो है कि जो हिंदूज़ हैं वो वर्ण सिस्टम के दास हैं, वर्ण सिस्टम से जुड़े हुए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, बाहर निकल नहीं सकते। और वर्ण सिस्टम को सैंक्शन कहाँ से मिलता है? हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म किसका गुलाम है? जो टेक्स्ट बुक है, सैक्रेड टेक्स्ट बुक है, उनका गुलाम है। Hence he transcended from the grip of slavery and adopted Buddhism in 1956 as he had already declared moving out of Hindu fold in 1936 itself. 1936 में ही अम्बेडकर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा 1956 में और बुद्ध धर्म को अपनाया। जो भी है, जो उनका इंटेलेक्ट है या जो उनकी सोच है, उससे बुद्ध धर्म मिलता रहा होगा। जो वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं अपनी इंक्वायरी के, वो आंसर्स सारे बुद्धिज़्म में होंगे। बुद्धिज़्म एक बेहद रेशनल धर्म है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। तो इसलिए उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म की शरण में चले गए वो, और हिंदुइज़्म छोड़ दिया। हम लोग जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं फ्रॉम अम्बेडकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अम्बेडकर का ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था, इस तरह की ये कॉन्शियस कैसे डेवलप हुई अम्बेडकर के अंदर? क्योंकि बचपन से जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, जिस तरह का उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है, जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने झेला है, उस हिसाब से ये कॉन्शियस बनता है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग कास्ट देख रहे हैं, रिलीजन देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं फ्रॉम अम्बेडकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हम लोग अम्बेडकर को याद रखते हैं हमेशा दलित राइट्स के लिए, बट अम्बेडकर ने विमेन के लिए भी बहुत कुछ किया है और पैट्रियार्की को हमेशा चैलेंज किया है। अगर हम लोग अम्बेडकर जी के शब्दों में बात कहें तो आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वीमेन हैव अचीव्ड। कोई कम्युनिटी कितनी प्रोग्रेस, किसी कम्युनिटी ने कितनी प्रोग्रेस की है, ये पता चलता है कि उस कम्युनिटी की महिलाएं कितनी विकासशील हैं।
ये अम्बेडकर के शब्द थे। वाइल अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, अम्बेडकर नेवर फॉरगॉट टू मेंशन द डिनायल ऑफ राइट्स टू वुमेन विद इन हिंदू सोशल सिस्टम। हिंदू सोशल सिस्टम में विमेन राइट्स का किस तरह से दोहन होता है, इस बात को हमेशा अम्बेडकर ने मेंशन किया है। न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइक मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत प्रीडोमिनेंटली यूज टू कवर इशूज़ रिलेटेड टू विमेन। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू किए, जैसे मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत सभा हो गया, और इन्होंने इश्यूज़ उठाते रहे विमेन राइट्स से रिलेटेड। ही कंडेम्ड सती, चाइल्ड मैरिज एंड आर्ग्यूड फॉर विडो रीमैरिज इन अकॉर्डेंस विथ हिज विजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हिंदू फैमिली सिस्टम। जो इस तरह के जो सोशल इविल्स फैले हुए थे, चाइल्ड मैरिज और सती और विडो रीमैरिज, इस तरह की चीज़ों को तो उन्होंने उठाया ही। साथ में अम्बेडकर की एंथ्रोपोलॉजी पे भी अच्छी खासी अध्ययन थी। अम्बेडकर का मानना था कि ये जो चाइल्ड मैरिज है या विडो को दोबारा मैरिज ना करने देना या सती प्रथा जो है, वो एक्चुअली एंडोगैमी का परिणाम है। जो एंडोगैमी जो फैली हुई है वर्ण कास्ट सिस्टम में कि भाई इंटर कास्ट मैरिज नहीं करने देते, जो करना है उसी कास्ट में करना है, तो ये एक एंडोगैमी का भी रिजल्ट है ये सारी चीज़ें, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। With the Hindu Code Bill, he proposed granting the rights to the property of the deceased to both their male and female progeny. अब अम्बेडकर ने आज़ाद भारत में जब वो लॉ मिनिस्टर थे तब हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में हक मिलने लगा, महिलाओं को प्लस विडो को। पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता था, तो ये सारी चीज़ें भी अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए की। तो डिप्रेस्ड क्लास का मतलब था अम्बेडकर के लिए कि वो सभी लोग जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, और विमेन ऑफ ऑल कास्ट, ये कभी भी इन लोग हमेशा जो है बहिष्कृत रहे हैं और अम्बेडकर ने इनकी आवाज़ उठाई है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अम्बेडकर्स व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, अम्बेडकर्स व्यू ऑन फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पर ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल थिंकिंग में पढ़ने की, एज अ पॉलिटिकल थिंकर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अम्बेडकर के लिए अभी तक इतना ही। हालांकि बहुत कुछ है, मतलब अम्बेडकर पर PhD की जा सकती है, इतना कुछ है। एज अ फिलोसोफर, एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ पॉलिटिकल थिंकर कितना भी पढ़ा जा सकता है, पर MPPSC के हिसाब से इतना काफ़ी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।